नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। एक दस्तक 1989 में आई, जब राम मंदिर के लिए दुनिया भर से लोग शिलाओं को पूजकर अयोध्या भेजते रहे। एक दस्तक अब 2023 में हुई है, जब नेपाल से आई शिलाओं का पूजन अयोध्या में करके उनसे श्री राम की मूर्ति का निर्माण होना है। 1989 से 2023 के बीच 34 साल में देश में बहुत कुछ बदला है। राजनीति भी, राजनेता भी, राजनेताओं की जिम्मेदारी भी, बहुत सारे मुद्दे भी बदले हैं। शिला पूजन के 34 साल के दायरे में उन्हीं की तुलना आज करके देखते हैं। राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र कैसे और कितना बदला। जिस अयोध्या में 80 के आखिरी दशक से 90 के शुरुआती दशक तक परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा के बयान से राजनीतिक संदेश दिया जाता रहा, जहां नारा कार सेवक के तौर पर खुलकर लोग लगाते रहे। हम आए हैं, मंदिर वही बनाएंगे, हम आए हैं, मंदिर वही बनाएंगे। 3 दशक से ज्यादा के वक्त में राम मंदिर, राम के नाम की राजनीति में बहुत कुछ बदला। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण जब 1 साल में पूरा होने की तारीख बताई जा चुकी है, तब राम की मूर्तियों के लिए नेपाल से अयोध्या पहुंची शिलाओं का पूजन शुरू हुआ। नेपाल से चली वो शिलाएं अब भारत पहुंच चुकी हैं और यहाँ पर जो हस्तांतरण की पूरी विधि है, पूरी प्रक्रिया है, वो की जा रही है। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं ये 2 शिला, जिसमें उस तरफ जो आप शिला देख रहे हैं उसमें श्री माँ सीता का नाम लिखा हुआ है। और अगर हम आपको यहाँ पर दिखाएं, संजय अगर मुमकिन हो तो ये तस्वीर यहाँ दिखाएं, श्री राम यहाँ पर इस शिला पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पूजा अर्चना यहाँ पर विधि के साथ की जा रही है। मंत्री बने हुए हैं। उन्होंने कहा था जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी वो स्वर्णमयी लंका के सामने भी हीन भावना में नहीं आए, बल्कि उन्होंने कहा कि मां और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के। शिला पूजन के 34 साल के इतिहास को देखें तो 1989 में योगी आदित्यनाथ ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटर कॉलेज में 12वीं पास कर रहे थे। अभी योगी आदित्यनाथ मूर्ति के लिए आई शिलाओं का पूजन खुद यूपी का सीएम होने के नाते कर रहे हैं। वह दिन बहुत दूर नहीं जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या धाम में बनकर के देश और दुनिया के सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का प्रतीक तो बनेगा ही। श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। विपक्ष के नेताओं की राजनीति को देखें तो 1989 में मंदिर के लिए होते शिला पूजन के दौर में राहुल गांधी दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में हिस्ट्री ऑनर्स में स्पोर्ट कोटे से दाखिला लिए थे। 2023 में मूर्तियों के लिए आई शिला के पूजन के वक्त राहुल विपक्ष के स्वीकार्य नेता बनने की सियासत में जुटे हुए हैं। 1989 में अखिलेश यादव
धौलपुर की मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहे थे। अभी रामलला की मूर्ति के शिला अयोध्या में आने के वक्त अखिलेश विपक्ष के नेता के तौर पर राजनीति में जुटे हैं। खुद को शूद्र बताकर दूसरे मंदिर में जाने से रोकने का आरोप बीजेपी पर लगाते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए नहीं जाने देना चाहते कि मैं भी शूद्र हूं, शूद्र की कैटेगरी में आता हूं? और जो लोगों ने मुझे बताया वो यही बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके आपको रोका है, और अगर मुझे मंदिर में जाने से रोकते हैं तो सबसे ज्यादा अधर्मी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अगर शिला पूजन के 34 साल के इतिहास को अर्थशास्त्र में आए बदलाव के पैमाने पर परखें तो पाएंगे कि 1989 में शेयर बाजार 729 अंक तक पहुंचा था, 2023 में 59,000 के पार है। 1989 में मंदिर के लिए शिला पूजन के वक्त डॉलर की कीमत 16 रुपए 23 पैसे थी, अभी 2023 में 81 रुपए 96 पैसे है। 34 साल पहले मंदिर के लिए जब शिलाएं आई थी तब सोने की कीमत देश में 3,000 रुपए थी, अभी 58,000 रुपए के पार है। इस तरह 3 दशक से ज्यादा के वक्त में जब मंदिर के लिए शिलाओं से बात अब मूर्ति के लिए शिलाओं तक पहुंची, देश में राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र भले काफी बदला, लेकिन एक सच ये भी कि रामायण रामचरितमानस को लेकर राजनीति नहीं बदली। ये रिपोर्ट हमने इसीलिए दिखाई क्योंकि आस्था का सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर आज 34 साल में मंदिर के लिए शिला पूजन से मूर्तियों के लिए शिला पूजन तक पहुंच गया। बातें राम राज्य की होती हैं, लेकिन अब भी वोट के लिए धर्म और जाति के मुद्दों का ही पूजन हर दल के नेता करते आ रहे हैं। तो जो जिनके पूर्वज हिंदू हैं वो हिंदू हैं, वो आज कौन से पूजा पाठ करता है, उनके क्या अभिपंथ है, वो हमारे विचार नहीं है। जिनके पूर्वज हिंदू हैं वो हिंदू हैं। एक है हिंदू समाज के धार्मिक नेतृत्व को शंकराचार्यों को समझाया। ठीक है, वो गोमांस खाए होंगे मजबूरी से, लेकिन किसी कारण से वो गए तो दरवाजा नहीं बंद कर सकते, इसलिए वो घर के अंदर आ सकते, घर वापसी उनको करवा सकते हैं। हमारे हिसाब से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं हम सब लोग, आप भी उनकी औलाद हैं, मैं भी उनकी हूँ। पहला इंसान तो वही थे, दुनिया में आए थे, तो डीएनए तो सबका ही एक है। अगर इस्लाम 1000 साल पहले आए, मुसलमान 1000 साल पहले आए हैं, तो सेंट्रल एशिया से आप जो स्वर्ण हिंदू हैं वो सेंट्रल एशिया से 2000 साल पहले आए। असल भारत के रहने वाले जो थे वो शूद्र, दलित, द्रविड़, रेड इंडियंस ये थे, जंगलों में रहते थे। सेंट्रल एशिया से लोग आए, उन्होंने ये हिंदू मजहब डेवलप हुआ। अब वो सेंट्रल एशिया का क्या, ये तो इतिहास है, मैं और आप थोड़ी कह रहे हैं, ये तो आप इतिहास पढ़ लो। हम मुसलमान हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, और हम अपने मजहब पर कायम हैं, और मुसलमान ही यहाँ कहलाएंगे, हम हिंदू कभी नहीं कहलाएंगे। हिंदुस्तानी हम अपने आप को कह सकते हैं, लेकिन हिंदू कभी नहीं कह सकते। हम कोई वापसी नहीं होगी, जो मुसलमान है वो मुसलमान रहेगा, और जबरदस्ती वो किसी को हिंदू नहीं बना सकते। हम मुसलमान हैं, मुसलमान रहेंगे, नंबर 1 के मुसलमान हैं हम। देखिए, जहाँ तक सवाल रामचरितमानस का है, तो समाजवादी पार्टी रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। उसमें कुछ शब्द या कोई एक चौपाई, 2 चौपाई ऐसी हैं जिससे हिंदू समाज का एक बड़ा तबका आहत होता है। महिलाएं आहत होती हैं, पिछड़े, दलित, आदिवासी आहत होते हैं। तो मुझे लगता है कि उसको हटा देना चाहिए। और मुझे ये भी भरोसा है कि आज खुद गोस्वामी तुलसीदास जी होते और उनको लगता कि एक हिंदू का बड़ा तबका उनकी किसी बात से, किसी चौपाई से इतना आहत है, तो वो खुद रामचरितमानस से उस चौपाई को हटा देते। लोकसभा चुनाव अब 1 साल दूर मत समझिए, मानिए कि बस चुनाव की उल्टी गिनती चल रही है। इसीलिए राजनीति में अब धर्म और जाति का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है।
क्यों इसमें अभी रामचरितमानस की कुछ चौपाई को लेकर विवाद बड़ा किया जा रहा है? इसके लिए यूपी में 2022 में हुए चुनाव के जातिगत नतीजे हम आपको दिखाते हैं। यूपी चुनाव के 2022 के नतीजों को अगर गौर से देखिए तो सीएसडीएस के पोस्ट पोल सर्वे के अनुसार बीजेपी को ब्राह्मणों का 89% वोट मिला, राजपूतों का 87%, वैश्य का 83%, यादवों का 12%, कुर्मी का 66%, मौर्य कुशवाहा का 64%, निषाद का 63%, जाटव का 21% और अन्य दलित समुदाय का 41% वोट मिला। ये वोट गणित बताता है कि हिंदू धर्म में जाति के आधार पर यादवों को अगर छोड़ दें, लगभग बाकी सभी का बड़ा हिस्सा अकेले बीजेपी को मिला। अब दूसरा हिस्सा देखिए। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में दरअसल समाजवादी पार्टी का कुर्मी वोट पिछले चुनाव के मुकाबले 9% तक बढ़ा, मौर्य कुशवाहा वोट 4% बढ़ा, निषाद वोट 19% बढ़ा, जाटव वोट 6% बढ़ा, अन्य दलित वोट 12% तक बढ़ जाता है। मुस्लिम वोट भी 33% तक समाजवादी पार्टी के खाते में बढ़ता है। लेकिन ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य वोट यानी जिन्हें जातिगत तौर पर सवर्ण वोट कहा जाता है, वो वोट घट जाता है। जानकार मानते हैं कि इसीलिए खुद को बार बार शूद्र बताकर पिछड़े दलित वोटों को अपने पाले में लाने के लिए रामचरितमानस का विवाद बड़ा किया जा रहा है। देश का बजट आने के बाद एक तरफ बीजेपी बजट के राष्ट्रीय प्रचार की कमेटी बनाकर अभियान चला रही है, दूसरी तरफ बजट के अगले दिन संसद में अदानी ग्रुप पर सामने आई रिपोर्ट को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया, सदन स्थगित करना पड़ा। Laid in the previous budget, digital payments 1 फरवरी को देश का बजट आया, which would be और 2 फरवरी को संसद में अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर हंगामा, सदन स्थगित हो गया। बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करना, प्लीज जाइए, अपने सदन पे जाइए। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, आप अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठें। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सभा की कार्यवाही कल शुक्रवार दिनांक 3 फरवरी 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा, जान लीजिए। अदानी के मुद्दे पर विपक्ष की पहली मांग कि संसद में चर्चा हो, जांच के लिए जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय कमेटी का गठन हो या फिर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की निगरानी में जांच करके कार्रवाई हो। विपक्ष की दलील ये कि हमारा विरोध किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि चिंता अदानी ग्रुप में लगा हुआ LIC, SBI और पंजाब नेशनल बैंक का पैसा है, जो पैसा जनता का है। जो आज करोड़ों लोगों का पैसा LIC में है, एक जिसको बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है और सभी लोग, करोड़ों लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, पॉलिसी लेते हैं, बच्चों के पढ़ाई के साथ और लाइफ इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं। तो ऐसे करोड़ों लोगों से संबंधित इंस्टीट्यूशन का पैसा आज बर्बाद हो रहा है। आज पूरा विश्व के लिए जो है वो एक केस स्टडी बना हुआ है भारत, नरेंद्र मोदी जी का दूरदर्शी नेतृत्व, कि इतने संकट काल में इस देश की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत और महफूज रखा गया। और आप जो है वो फिर भी जो है वो आप विलाप मंडली चिल्ला रही है। इस बीच एक्शन देखे तो भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से अदानी ग्रुप की कंपनियों को दिए कर्ज की जानकारी मांगी। अब मुद्दा है कि क्या सिर्फ सियासत होगी, इसके लिए एक बयान सुनिए। आप पता कीजिए, ये तो दिल्ली या नहीं मालूम अभी पड़ता है। जो बाहर के जिले हैं, हमारे इटावा में एक साहब अपने बैंक से पैसा, स्टेट बैंक से गए, 5 लाख रुपया उन्हें निकालना था, उनके सब पैसे ही नहीं है। दोपहर 2 बजे आना, फिर बोले 4 बजे आना, फिर बैंक बंद हो गई। ये स्थिति हो गई। मैनेजर्स क्या करें, सब पैसा निकालने के लिए लाइन में लगने वाले। 2-4 दिन बाद देखिए, आप बाहर निकल के देखो, यहाँ से गाजियाबाद की तरफ चाहिए, इतना दहशत लोगों के मन में है। ये बात यहाँ समझना जरूरी है कि अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी कि बैंकों में पैसा ना हो। फिर भी ऐसे बयान देकर क्या जनता को भ्रमित करने की कोशिश विपक्ष के नेता कर रहे हैं? सवाल ये भी कि जोर सिर्फ सियासत पर क्यों है। एक तरफ विपक्ष की बैठक जो अदानी विवाद में सरकार को सदन में घेरने के लिए रणनीति बनाती है,
दूसरी तरफ बजट में लिए गए फैसलों के प्रचार के लिए बीजेपी में मंत्रियों की 3 कमेटी बना दी गई। बजट में नई कर प्रणाली के तहत 7 लाख रुपए तक टैक्स छूट देने का ऐलान करने के बाद बीजेपी का जोर अभी बजट के प्रचार पर है। इसीलिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंत्रियों के 3 ग्रुप बनाए। 12 दिनों तक बीजेपी अपने मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, संगठन के बड़े पदाधिकारी प्रचार अभियान चलाएंगे। 50 शहरों में केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजट की खूबियों को प्रचारित करेंगे। बीजेपी इसीलिए जोर लगा रही है क्योंकि ये आखिरी पूर्ण बजट रहा उसके मोदी 2.0 सरकार का। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को 8 साल में पहली बार बजट में बड़ा फायदा दिया गया है। प्रचार की तरह ही अगर जनप्रतिनिधि अपने आसपास तमाम सरकारी योजनाओं के जनता तक पहुंचने न पहुंचने की भी पड़ताल समय समय पर करते रहें तो देश को बहुत फायदा होगा। इस बात को समझने के लिए यह रिपोर्ट देखिए जिसमें पता चला कि गरीबों को दिए जाने वाले अनाज में पत्थर मिट्टी भरकर देने की भी तैयारी हो चुकी थी। पहली बोरी जैसे ही खोली गई, खरीदा गया धान पलटा गया। धान के बीच बोरी में से मोटा पत्थर निकला। चंद सेकंड में एक दूसरा पत्थर निकलता है। बोरियों में पत्थर रखने वाला ये वो घोटाला है जिसकी कीमत टैक्स चुकाने वाली जनता भरती और जनता के टैक्स से राशन पाने वाला गरीब भारतीय नागरिक चुकाता है। कैसे ये बताएं, इसलिए अगला वीडियो पहले देखिए। ट्रक में रखी धान की बोरी को चीरा जाता है। अंदर हाथ डालकर देखने पर धान के बीच मिट्टी का ढेर मिलता है। धान की फिर तीसरी बोरी को खोला गया। इसमें भी धान के साथ मिलावट की गई मिट्टी भरी हुई पाई गई। चौथी बोरी धान की चीरी गई। इसमें भी हाथ में धान कम निकला, मिट्टी ज्यादा बाहर आई। ये 5वीं बोरी, वही हाल, धान में मिट्टी का ढेर मिला हुआ पाया गया। पत्थर और मिट्टी भरकर धान की बोरियों को आगे बढ़ा देने वाला ये वो भ्रष्टाचार है जो मध्य प्रदेश के सतना में पकड़ा गया। पूरा खेल जान लीजिए। जनता के पैसे से सरकार धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करती है। सतना में शिवराजपुर के धान खरीदी केंद्र वालों ने करप्शन का तरीका निकाला। धान निकालकर अलग कर लिया, बाकी बोरियों में पत्थर और मिट्टी मिला दिया। सरकारी विभाग की जांच में 394 धान की बोरियों में से 206 बोरी में पत्थर और मिट्टी मिले हुए पाए गए। धान ही नहीं, इसी सतना में सरकारी खरीद वाले गेहूं में भी रेत और कंकड़ मिलाने का लाइव वीडियो वायरल हुआ, जिसमें गेहूं में मिट्टी मिलाई जाती दिखती है। इसके बदले मिट्टी के भार का गेहूं भ्रष्टाचारी के पेट में जाता है। बाकी गरीब के पास गंदा गेहूं अनाज के नाम पर बट जाता है। सतना से योगी तारा के साथ आज तक ब्यूरो। अब अगली दस्तक देने से पहले कुछ बातें याद करिए। 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी वाराणसी से भी लड़े और वडोदरा से भी, फिर वडोदरा की सीट उन्होंने छोड़ दी। राहुल गांधी पिछले चुनाव में अमेठी और वायनाड दोनों से लड़े। अमेठी हार गए, वायनाड जीत गए। अब खबर पूरी समझिए। नेता कई बार एक साथ बड़े पैमाने पर चुनावी लहर बनाने के लिए 2 सीट से चुनाव लड़ते हैं। नेता कई बार एक सीट पर हार के डर से 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं। 1996 तक तो देश में कई बार नेता 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3-3 सीटों से चुनाव लड़ा करते थे। ऐसे में अब 2 सीट से चुनाव लड़ने पर 1 सीट पर दोबारा इलेक्शन कराया जाता है। 1 सीट खाली छोड़ने पर चुनाव कराने में जनता का पैसा दोबारा खर्च होता है। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय की तरफ से जनहित याचिका दायर की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राजनीतिक लोकतंत्र का मामला है, न्यायिक हस्तक्षेप नहीं कर सकते। फैसला हालांकि संसद कर सकती है, और तब दस्तक देता सवाल सीधा सा है कि अगर एक व्यक्ति 2 कंपनी में एक साथ काम नहीं कर सकता तो नेता क्यों एक साथ 2-2 सीट से चुनाव लड़कर जनता के पैसे को दोबारा खर्च कराते हैं। अब आज की एक चर्चित खबर बताते हैं। बिहार में एक छात्र परीक्षा देने तय केंद्र पर पहुंचा। पता चला 500 छात्राओं के बीच वो परीक्षा देने वाला इकलौता छात्र है। दावा है
लड़कियों के बीच खुद को अकेला देखकर वो नर्वस हुआ और बेहोश हो गया। अस्पताल के बिस्तर पर बैठे हुए छात्र का नाम है मनीष शंकर, उम्र 17 साल। मनीष का जिक्र सोशल मीडिया में खूब हो रहा। वजह सुनेंगे तो हैरानी होगी, कुछ मन में आपके सवाल आएंगे। पहले परिस्थिति जान लीजिए। नालंदा के मनीष 12वीं के छात्र हैं। परीक्षा का सेंटर ब्रिलियंट कॉन्वेंट स्कूल में पड़ा। पहले दिन गणित की परीक्षा देने गए। पता चला सैकड़ों छात्राओं के बीच अकेले छात्र मनीष ही हैं। दावा है कि लड़कियों के बीच खुद को अकेला एग्जाम देता पाकर नर्वस हो गए मनीष और बेहोश हो गए। परिजन ये दावा करते हैं। 500 लड़की के बीच में एक लड़का को दे दिया है। 500 लड़का के बीच एक लड़की लड़का है 500 लड़की की जगह पर एक लड़का को दे दिया, तो घबराहट हो गया। हंसते हुए जो बात मनीष की चाची ने कही, बहुत से लोग ये सुनकर हंस रहे हैं। चर्चा कर रहे हैं क्या वाकई बिहार में ऐसा हुआ जहां 500 छात्राओं के बीच अकेला छात्र खुद को देखकर बेहोश हो जाए। मामले को और पता किया गया तो जानकारी आई। दावों के मुताबिक मनीष ने गलती से फॉर्म में लिंग महिला लिख दिया। दावा है कि छात्राओं के लिए बनाए गए परीक्षा केंद्र में, इसीलिए मनीष का सेंटर चला गया। अब ये गलती मनीष से हुई या परीक्षा कराने वाली व्यवस्था से, खामियाजा मनीष को उठाना पड़ा। दावा है कि दूसरे दिन वो परीक्षा देने नहीं पहुंचे।